Hello students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my official YouTube channel Quantum Academy of Physics. This is lecture number 6 of chapter 2. We are done with the electric potential, relation between electric potential and electric fields, spherical shells. I hope आपको बाकी सभी lectures में बहुत मज़ा आया होगा। पिछले 5 लेक्चर्स में हमने कॉम्पिटिटिव से लेकर सीबीएसई जितने भी कंसेप्ट लगते थे हमने अपनी तरफ से कई क्वेश्चंस किए और कंसेप्ट्स को अच्छे से समझा। आज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज वाले लेक्चर में से डेफिनेटली 1 से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमको पता होना चाहिए इस बात का। और हर साल सीबीएसई में इस पर एक क्वेश्चन बनता है और इस साल भी पूरी उम्मीद है कि बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को बच्चे जान लेते हैं एक बार कि क्या है। अच्छा, तो इक्विपोटेंशियल से ये समझ आ रहा है कि पोटेंशियल इक्वल है और सरफेस लिखा हुआ है, तो ऐसा सरफेस जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो हर जगह पर, उसको मैं बोलूंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। और जनरली मैं 3D सरफेस कंसीडर करूंगा इसके लिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे हम इसको समझ पाएंगे। मान लो बच्चों कि मैंने एक Q चार्ज को रखा यहां पर, ठीक है, और Q चार्ज से सपोज R डिस्टेंस दूर एक सफेयर खींच दिया इस तरह से। अब मुझे ये बताओ इस Q की वजह से इस पॉइंट A पर, इस पॉइंट B पर, इस पॉइंट C पर, इस पॉइंट D पर और इस पॉइंट E पर और इस पॉइंट F पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी? क्या हर पॉइंट पर मैं ये बात लिख सकता हूं? क्योंकि हर जगह वैल्यू कितनी होगी बच्चों? KQ बाय R, KQ बाय R है ना, हर जगह KQ बाय R है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा हमारे पास अगर मैं इसको ऐसे कंबाइन कर दूं। और एक्चुअल में ये एक सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर है 3D में, मतलब एक यहां। तो अगर मान लो मैं एक पॉइंट चार्ज हूं और मुझसे किसी मतलब 3D में यहां से 2 सेंटीमीटर दूर, यहां से 2 सेंटीमीटर दूर, यहां से 2 सेंटीमीटर दूर, यहां से 2 सेंटीमीटर दूर अगर मैं एक स्फीयर बना दूं इस तरह से, तो मैं बोलूंगा कि जो ये मैंने इसको एनक्लोज किया है ये पूरा सरफेस क्या होगा? इक्विपोटेंशियल होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं उस डिस्टेंस को आधा कर दूं, मैंने वो डिस्टेंस आधा कर दिया है, तो अब ये पॉइंट हो जाएगा B डैश, ये हो जाएगा A डैश, ये हो जाएगा F डैश, ये हो जाएगा E डैश, ये हो जाएगा D डैश और ये हो जाएगा C डैश। तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। बट एज यू ऑलरेडी नो पोटेंशियल एट A डैश जो कि अंदर की तरफ है ये थोड़ा सा ज्यादा होगा पोटेंशियल एट A से। ठीक है, सिमिलरली पोटेंशियल एट B डैश इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B, यानी कि यहां पर इस सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो इस बाहर वाले सरफेस से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इससे मुझे ये पता लगा कि भाई ये और ये यहां पर तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अगर मैं इस स्फीयर को यहां पर बना दूं। और अभी आप एक मिसकंसेप्शन माइंड में मत लेकर आना कि भाई सर आपने तो हमको बताया था कि भाई इनसाइड और सरफेस पर सेम पोटेंशियल होता है, फिर यहां पर डिफरेंस कैसे है? क्योंकि यहां पर मैं एक सफेयर नहीं, यहां पर मैं 2 सफेयर कंसीडर कर रहा हूं बच्चों। मतलब पहले ही सफेयर इतना बड़ा था उसका साइज छोटा कर दिया मैंने। ठीक है, एक ही फिगर के अंदर मैं 2 सफेयर समझा रहा हूं, इसलिए मैं इसको अंदर ही बना रहा हूं यहां पर। तो ये ना सोचना कि सर पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट A डैश, क्योंकि ये इसके अंदर लाई करता है। नहीं, अलग अलग सिनेरियो है, ये अलग अलग सिनेरियो में 2 अलग अलग एग्जांपल्स को मैं एक एग्जांपल में बना रहा हूं। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई पोटेंशियल जो A पर था वो पोटेंशियल A डैश से अलग है, बट पोटेंशियल जो A पर था वही पोटेंशियल B पर है, वही पोटेंशियल C पर है, वही पोटेंशियल D पर है, वही पोटेंशियल E पर है। तो इस सरफेस को मैं बोलूंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिमिलरली इसको बोलूंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मैं तीसरा एक और एग्जांपल लूं, लो जी, इक्विडिस्टेंस दूर मैंने एक और स्फीयर ड्रॉ कर दिया। अब इस Q चार्ज की वजह से ये भी क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बच्चों? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया जाए what is shape of equipotential surface, what is shape of equipotential surface for point charge? पॉइंट चार्ज के लिए शेप कैसी बताई आपने? तो आप क्या लिख दोगे? इट विल बी स्फेरिकल, इट विल बी स्फेरिकल। गुड। अब आगे की कहानी देखो, जरा आगे की कहानी देखो।
सफेयर के लिए मैं कैसे ड्रॉ करूंगा इसको, मैं आज वाले लेक्चर के नोट्स में खुद आपको प्रोवाइड करूंगा। आज आपने सिर्फ सुनना है, आपका काम थोड़ा इजी कर दिया। आज लेक्चर को सुनो, नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा आपको इसका, ठीक है। तो इसलिए बस आज समझने वाला काम करो कि ताकि लेक्चर का हम थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। देखो अब मैं आपको एक पॉइंट चार्ज के लिए एक्चुअल में ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये क्या चार्ज है, क्या चार्ज से फील्ड लाइंस बेटा बाहर की तरफ निकल रही है, देखो जरा ध्यान से, ऐसे है ना। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी टुवर्ड द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इस बात का हमने कुछ अपनी आखिरी वीडियोस में प्रूफ भी किया था बच्चों, ठीक है। तो अगर मुझे अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने में, मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, देखो पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस एक सफेद ड्रॉ कर दो, परफेक्ट सफेद। दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तीसरा, चौथा, एक मकड़ी का जाला बन गया होगा कुछ ऐसे, है ना। अब एक चीज जो आपने नोटिस करनी है, देखो यहां पर पोटेंशियल है V1, यहां पर पोटेंशियल है V2, यहां पर पोटेंशियल है V3, यहां पर पोटेंशियल है V4। अगेन आई एम सेइंग कि भाई इसको वो चीज कंसीडर मत करना कि भाई एक बहुत बड़ा सफेयर है और सफेयर का ये इंटरनल पॉइंट है, नहीं, ये अलग अलग सिनेरियो में चीजें बनाई गई है। मतलब एक बार मैं V1 बना रहा हूं, ठीक है, फिर एक बार मैं V2 बना रहा हूं, एक बार V3 बना रहा हूं, तो बार बार मैं सफेद ड्रॉ ना करके एक ही में सफेद ड्रॉ कर रहा हूं। अब यहां पर एक चीज देखो जरा, इन दो के बीच में जो डिस्टेंस है वो है dr1, इन दो के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज dr2, और यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो होगा dr3। और जब भी आप ये फिगर ड्रॉ करोगे बच्चों, तो आपने एक बात का खास ध्यान रखना है कि जो dr1 है दैट शुड बी लेस देन dr2, शुड बी लेस देन dr3। मतलब जितना मैं पोटेंशियल को डिक्रीज करूंगा या जितना मैं चार्ज से दूर जाऊंगा, ये स्पेसिंग पहले पतली है, फिर थोड़ी मोटी हुई, फिर थोड़ी और मोटी हुई, और बाद में ज्यादा और खुली हो रही है। इससे मुझे ये पता लग रहा है, देखो आप इस बात से पूरा सहमत हो कि भाई इस डायरेक्शन में जो ई वेक्टर है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कब करेगा, जब dr की वैल्यू क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, ज्यादा। तो यानी कि जब भी आप एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करोगे, तो आपने इस बात का बहुत खास ध्यान रखना है बच्चों कि जब आप कंसेंट्रिक बहुत सारे सर्कल्स बनाओगे, ठीक है, तो यहां पर स्पेस कम, अगले में स्पेस थोड़ा सा ज्यादा, उसके बाद स्पेस थोड़ा सा और ज्यादा, उसके बाद स्पेस थोड़ा सा और ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि चार से दूर जाते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के हिसाब से क्या डिक्रीज भी हो रहा है, ठीक है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि जितना डिस्टेंस ज्यादा रखोगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई ये 10 वोल्ट, ठीक है, ये 10 वोल्ट, सॉरी इसको ऐसा करते हैं, इसको लेते हैं 100 वोल्ट, ये हो गया 80 वोल्ट, यहां पर इसको ले सकते हैं हम 60 वोल्ट, यहां पर ले सकते हैं हम 40 वोल्ट। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। और जिस बात का हमने खास ध्यान रखना है वो क्या है कि स्पेसिंग। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी बच्चा कि हमने प्लॉट कैसे कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि सफेयर बनाना है आपने, लेकिन उसको बनाने का एक तरीका है। नियर द चार्ज फील्ड लाइंस आर प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर, मतलब पोटेंशियल सरफेसेस आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड फील्ड लाइंस गो आउटवर्ड, एंड व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम चार्ज दिस dr डिस्टेंस शुड गेट ऑन इंक्रीजिंग, गोज ऑन इंक्रीजिंग, राइट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया अपने को कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा एक पॉइंट चार्ज के लिए कैसा होगा, स्फेरिकल नेचर का होगा। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा फिर क्वेश्चन आता है कि भाई एक लीनियर चार्ज के लिए शेप कैसी होगी। देखिए अगर लीनियर चार्ज बनाऊं इस तरह का, मैं वायर बना देता, चलो इस पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज वायर है। ध्यान से देखो कि अगर मैं एक पॉइंट ऐसे 3D में लूं, इस तरह से एक सिलेंडर बना देता हूं, एक सिलेंडर बना दिया हमने, ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर और ये वाला डिस्टेंस भी है 1 सेंटीमीटर बच्चों। तो मान लो अगर पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, क्या दोनों पे पोटेंशियल सेम है? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए और बी क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सेम, तो मैं बोलूंगा इक्विपोटेंशियल, क्योंकि जितना डिस्टेंस दूरी है उतना ही डिस्टेंस दूरी है। अच्छा अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाना है आपने, लो इस सिलेंडर को भी अनक्लोज कर दो ऐसे, इसे अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाओगे, डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा ले लो,
इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे देखो फील्ड लाइंस कैसे निकल रही है, ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, इस तरह से, इस तरह से बाहर की तरफ निकल रही है फील्ड लाइंस। मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखो जैसे जैसे मैं इस वायर से दूर जा रहा हूं पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। अगर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो ये स्पेस जो देख रहे हो आप, यहां पर मैंने स्पेस क्या बनाया, कम चौड़ा बनाया, लेकिन यहां पर मैंने स्पेस की क्या विड्थ बढ़ा दी है। मतलब इस सरफेस के बाद जो अगला, जैसे अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा 3 सेंटीमीटर, जो अगला बनाऊंगा तो वो स्पेस कितना होगा 6 सेंटीमीटर, अगला बनाऊंगा तो शायद हो सकता है 10 सेंटीमीटर। सो मेन मोटिव क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर लीनियर चार्ज, तो इसका आंसर क्या होगा कोसेंट्रिक सिलेंडर, राइट। एक पॉइंट चार्ज के लिए कैसा है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, एक लीनियर चार्ज के लिए कैसा है कोसेंट्रिक सिलेंडर, ठीक है। अच्छा उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर मैं बोलूं कि ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल surfaces of uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो भाई बिल्कुल सिंपल है, देखो अगर यहां पर कोई सोर्स चार्ज है मेरे पास बहुत बड़ा, और उससे फील्ड जो निकल रहा है वो यूनिफॉर्म निकल रहा है कुछ इस तरह से, दिख पा रहे हो वैसे, इस तरह से। अब मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट ऐसे इस तरह से मैं पॉइंट से ले लेता हूं डायरेक्टली वन अबव अनदर, सोर्स से सारे के सारे मान लो 2-2 सेंटीमीटर दूर है, तो यानी कि सब जगह पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा, 1 पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, सभी पर पोटेंशियल सेम होगा। तो मैं एक काम करता हूं 3D में ऐसे एक सरफेस ड्रॉ कर दिया मैंने ऐसे कि भाई यहां पर सब पॉइंट्स पर क्या पोटेंशियल सेम है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, E इज कांस्टेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कब होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कब हो सकता है, जब आप क्या लिखते हो, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, है ना, माइनस dv बाई dr। अगर मैं dr को भी फिक्स कर दूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, कभी भी नहीं होगा, है ना। dv को मैंने फिक्स कर दिया, अगर मैं dr को भी फिक्स कर दूं, dr को फिक्स करने का मतलब इससे 2 सेंटीमीटर दूर एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लो ऐसे, यहां पर भी इन सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है, उससे 2 सेंटीमीटर दूर फिर क्या करो, एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लो बच्चों वैसे, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस, ये 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस, इससे मुझे ये पता लग रहा है कि भाई स्पेसिंग इक्वल है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में। तो इससे मुझे क्या पता लगा, इससे मुझे ये पता लगा कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर उतना यहां पर उतना यहां पर है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं आपको बोलता कि भाई ये डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, चलो ये आपने समझ लिया। अब इसी के अंदर मैं क्या समझा रहा हूं कि अगर मैं मान लूं कि भाई ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये किसी डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता, तो बेटा डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं क्या करता यहां पर, तो जो आपने थर्ड बनाया था, जैसे कि अगर ये डिस्टेंस dr था या dr1 था, तो अगला डिस्टेंस आप थोड़ा सा दूर लोगे इस तरह से और ऐसे ड्रॉ कर दोगे इस तरह से यहां पर। इसका मतलब ये है कि भाई अब ये जो फील्ड है वो यहां पर E1 है, यहां पर E2 है, और इसका मतलब E2 इज लेस देन E1। व्हाई? बिकॉज dr1 और dr2, बिकॉज dr2 इज ग्रेटर देन dr1, है ना। ये स्पेस बढ़ गया, अगर ये स्पेसिंग ज्यादा है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, यानी कि स्पेसिंग ज्यादा दो पोटेंशियल सरफेस के बीच में, तो इसका मतलब ये हुआ ना, देखो यहां पर E इज इक्वल टू dv बाई dr, है ना, माइनस का, और ऐसे लिखना चाहिए मुझे E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। सो दैट मीन्स कि भाई फील्ड जो है इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं स्पेसिंग को, अब अगला
अगर दिखाना होता, अगर मुझे 4 इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाने होते तो अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस मैं और ज्यादा दूर लेता यहाँ पर। और ज्यादा दूर लेने से क्या होगा कि ये फील्ड वाकई में उस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे इसी सिनेरियो में ये दिखाना होता कि भाई इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं क्या करूंगा, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने के लिए मैं इसको ऐसे इस तरह से दिखाऊंगा। यानी कि अब dr 2 सेंटीमीटर था तो अगला मैंने क्या बना दिया 1.5 सेंटीमीटर, उससे अगला क्या बना दूंगा 1 सेंटीमीटर, उससे अगला क्या बनाऊंगा 0.7 सेंटीमीटर, उससे अगला 0.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब फील्ड जो है इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो फील्ड लाइंस भी पैरेलल नहीं रहेगी, राइट। सो दिस इज द वे हाउ यू प्लॉट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप कि आपको ये सब चीजें क्लियर हुई होगी बच्चों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फिलहाल ये समझ आ गया होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। देखो अगर मैं इस पॉइंट से यहां पर जाऊं, यहां से यहां पर जाऊं, यहां से यहां पर जाऊं, सब जगह क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। सेम अगर इस पॉइंट की बात करूं, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। बट अगर मैं यहां से यहां पर जाऊं, इस डायरेक्शन में जाऊं, तो पोटेंशियल अलग अलग है, यहां पर ज्यादा है और यहां पर कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यानी कि पोटेंशियल उस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? चलो अब एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। So dear students, after knowing the shape of equipotential surfaces, now we will study the properties of equipotential surface। और मैं आपको हर एक प्रॉपर्टी को ड्राइव भी करा के दिखाऊंगा। मैं सिर्फ ये नहीं है कि आपको प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा, मैं आपको वो ड्राइव भी करवा के दिखाऊंगा, मैथमेटिकली कैसे ड्राइव होती है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो कंटेंट है अगले 5 से 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा, तो आप इतना कष्ट मत करना आज नोट्स बनाने का, क्योंकि आज वाला जो टॉपिक है वो समझने वाला है। सबसे पहला काम, सबसे पहली प्रॉपर्टी, वर्क डन बाय क्यू नोट। क्यू नोट मीन्स टेस्ट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर on equipotential surface is 0। ऐसा क्यों है देखते हैं अभी। अगर मैं एक प्लस क्यू चार्ज बनाऊं और इसके आसपास मैंने क्या एक सफेयर ड्रॉ कर दिया बेटा इस तरह से, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। यहां पर पोटेंशियल कितना है बेटा वी है, यहां पर पोटेंशियल कितना है वी बी। तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, अगर मैं मान लो ए से बी की तरफ चार्ज को क्यू नोट को लेकर जाना चाहता हूं, है ना, तो ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर है पॉइंट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए क्या वर्क डन बाय क्यू नोट होता है, क्योंकि वी ए और वी बी तो आपस में इक्वल है। तो अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है बेटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0, 0 इंटू क्यू नोट इक्वल्स टू डब्ल्यू, तो नेट वर्क डन क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मैं प्रूफ कर सकता हूं। अच्छा, अगर आपको और एक और तरीके से प्रूफ देखना है तो वो भी देख लो। सपोज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा इस तरह से, जैसे कि मैं बना रहा हूं। नाउ दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड दीज आर द पॉइंट्स ऑन दैट सरफेस, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। अगर किसी क्यू नोट चार्ज को मैं पॉइंट 1 पर रखूं, अभी एक बात ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लग रहा होगा, यहां पर इसको, है ना, क्यू नोट ई इस तरह से लग रहा है। और मैं इसको डिस्प्लेसमेंट कहां दे रहा हूं, 1 से 2 की तरफ। अगर मैं यहां पर वर्क डन की बात करूं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या एफ एस कोस थीटा लिख देता हूं मैं इसको। तो W इक्वल्स टू, यहां पर बेटा जो फोर्स है, फोर्स लग रहा है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट आप दे रहे हो नीचे की तरफ, यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो, आर वेक्टर है आपका नीचे की तरफ, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस में, और आपका जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो दोनों के बीच में एंगल कितना लग रहा है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री एंगल है तो एफ एस कोस 90 डिग्री क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि ये बात बिल्कुल वैलिड है। जब भी मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर वो पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है तो नेट वर्क डन हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेकंड प्रॉपर्टी,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes normally through इक्विपोटेंशियल सरफेस। भाई आप जैसे यहां पर देख रहे हो फील्ड लाइन से इक्विपोटेंशियल सरफेस के 90 डिग्री पर निकल रही है। अगर यहां से देखूंगा, देखो यहां भी 90 डिग्री, यहां से निकलेगी तो भी 90 डिग्री। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस को 90 डिग्री से चीरता फाड़ता हुआ क्या सामने की तरफ निकलेगा। अगर आप मुझसे इस बात का प्रूफ भी मांगोगे तो मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको वो चीजें भी मिलेगी जो बाकी चैनल्स पर आपको नहीं मिल पाती। अगर मुझे ये चीज प्रूफ करनी हो, और आप बिल्कुल अपनी जगह ठीक हो, इस बार ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था। इस बार जो प्लस 2 का सीबीएसई का पेपर था, डेट वाज नॉट डिफिकल्ट, जो हुआ बना हुआ था कि डिफिकल्ट है, वो पेपर ऐसे ही निकला हुआ था। जो चीजें आपको लिखवा दी जाती है उसका प्रूफ मांग लिया था बस आपसे। अब प्रूफ देखो इसका, मुझे ये प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डीआर, है ना। अगर मैं यहां पर इसको छोटे से पार्ट को डीआर ले लूं, मुझे ये प्रूफ करना है। देखो ई वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, माइनस डीवी बाई डी आर, ठीक है। और इसको अगर मैं अगेन दूसरी फॉर्म में लिखूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं, डीवी इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये भी बात ठीक है बिल्कुल, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, पोटेंशियल इज ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अच्छा, अब यहां पर आप नेगेटिव भी लगा सकते हो, ठीक है, यहां पर नेगेटिव भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब समझो इस चीज को, यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बात करूं, क्या पोटेंशियल कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब अगर ये दो पॉइंट्स ले लूं वीपी माइनस वी है, तो ये वैल्यू हमेशा जीरो है ना। जीरो इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, नेगेटिव साइन उधर भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, है ना। तो ये जीरो कब आ सकता है, ये जीरो तब आ सकता है जब ये हो जाएगा ई डी आर कोस 90 डिग्री, है ना। कोस 90 डिग्री को तब ये लेफ्ट हैंड साइड जीरो के इक्वल होगा। इससे अपने को क्या पता लग रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा डी आर वेक्टर के, राइट। तो दिस इज द प्रूफ। क्वेश्चन आ जाए अगर प्रूफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज गो परपेंडिकुलर थ्रू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन आपको ये डेरिवेशन करके दिखानी है बच्चों। अच्छा, आई होप कि आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई होगी, है ना। अब तीसरी बात करें, तीसरी प्रॉपर्टी, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए बच्चों आप। तो बच्चा बॉडी नाउ मूविंग टू आवर थर्ड प्रॉपर्टी, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं और ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी भी है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोज, they are present close for strong electric field and they are far for a weak electric field। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्लस क्यू चार्ज की बात करूं तो आपको पता है कि इस डायरेक्शन में फील्ड डिक्रीज हो रहा है। पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस ये रहा, इससे 2 सेंटीमीटर दूर इक्विपोटेंशियल सरफेस ये रहा, इससे 4 सेंटीमीटर दूर एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस ये रहा। यानी कि पोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चा। आपने ये चीज पढ़ी है ना कि डी, देखो E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। डी आर किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो डी आर की वैल्यू कम, स्पेसिंग कम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, अगर ये चीज कम हो गई तो ये ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या, ये चीज मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। नाउ फोर्थ वन इज कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उस सिंगल पॉइंट पर दो वैल्यू पोटेंशियल की आ जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। देखो जैसे कि एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और एक ये बनाया मैंने। अब नीचे वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ऊपर चला गया, इसके लिए यहाँ एक सेम पॉइंट पर सेम चार्ज के लिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कभी भी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, यानी कि पोटेंशियल यहां पर भी डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल यहां पर भी डिक्रीज कर रहा है, ऐसा ही हुआ। और इस सिंगल पॉइंट का मतलब ये हुआ कि यहां पर पोटेंशियल की दो वैल्यू है, जो कि इम्पॉसिबल है, राइट। अरे पोटेंशियल इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, तो दो अलग अलग डायरेक्शन कैसे दिखा सकता है, वो नहीं दिखा सकता ना। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि भाई सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मुझे दो वैल्यू मिल रही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जैसे दो फील्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वैसे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे जो सरफेसेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर किस तरह का है, ठीक है। तो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं और अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना सीखेंगे डाइपोल के लिए।
देखो डाइपोल के लिए ड्रॉ कैसे करते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है। ठीक है, तो डाइपोल पहले बनाना सीखो भाई। डाइपोल बनाने के लिए एक प्लस क्यू चार्ज लिया मैंने, एक माइनस क्यू चार्ज लिया। ठीक है, तो प्लस क्यू से फील्ड लाइंस निकलेगी और ऐसे एंटर हो जाएगी माइनस क्यू में, इस तरह से ऐसे, और ये कैसे होगी, इस तरह से, ये इस तरह से यहां पर ऐसे। प्लस क्यू से बाहर निकलती फील्ड लाइंस दिखा दो ऐसे, और इसके अंदर, इसके अंदर एंटर होती हुई दिखा दो ऐसे। ठीक है, अब सेंटर में देखो, बिल्कुल जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये वाले बिल्कुल मिडिल पॉइंट के लिए इस तरह से बन जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। हालांकि 3D में है, 3D में मतलब कि ऐसे बनना चाहिए इस तरह से, बट आप ऐसे दिखा दोगे कि भाई ये 90 डिग्री पर बन रहा है। क्लियर है। इसके बाद लाइंस कर्व हो रही है ना, देखो इस तरह से कर्व हो रही है थोड़ी सी, तो सरफेस भी कैसा बन जाएगा, ऐसे, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा और कर्व हो रही है तो ऐसे, थोड़ा सा और कर्व हो रही है तो इस तरह से, इसको आगे एक्सटेंड भी कर सकते हो आप ऐसे। ठीक है, इसके लिए और ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या प्लॉट कर दिया। आप सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ऐसे 90 डिग्री जा रहा है, देखो यहाँ पर ये चीज 90 डिग्री बननी चाहिए, तो इस चीज का खास ध्यान रखना। ऐसे ऐसे, यहाँ पर थोड़ा सा कर्वी कर दो, इसको बड़ा पेशेंस से बनाना भाई, बड़ा पेशेंस चाहिए इसको बनाने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा और कर्वी कर दो इसके लिए। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डाइपोल। तो इसका मैं फेयर डायग्राम आपको बनाकर भेज दूंगा, वहां से आपको थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। राइट, तो आपने मेन जो प्रॉपर्टीज है उस पर ही वर्क करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक दो क्वेश्चंस देख लो बच्चों, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं किसी प्लस चार्ज से पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और अगेन पॉइंट ए। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां का 5 सेंटीमीटर और यहां से यहां का भी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अगर मैं आपको बोलूं कि किसी क्यू नॉट चार्ज को मैं यहां से घुमाकर मैं यहां पर ले आया, तो नेट वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल ए पर है उतना पोटेंशियल बी पर है। ठीक है, तो ये भी क्या पॉइंट हो गए कि पोटेंशियल सरफेस के पॉइंट्स हो गए। मैं बोलूं बी से डी पर ले आया, तब भी क्या होगा, जीरो होगा। जब भी देखो वर्क डन हमेशा जीरो होगा जब भी आपका जो पोटेंशियल है उन दो पॉइंट्स पर सेम आ जाए, है ना। जब भी पोटेंशियल दो पॉइंट्स पर सेम आ गया तो आपका नेट वर्क डन भी जीरो होगा। जनरली क्वेश्चन कैसे आता है, ये लो, ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्या नोट चार्ज यहां पर है या क्या चार्ज यहां पर है, कैपिटल क्या सेंटर में, एक क्या चार्ज को इस पॉइंट पर लेकर गए, यहां पर लेके गए, बिल्कुल यहां पर लेके गए। बताओ कि किस केस में वर्क डन ज्यादा करना पड़ा। तो इसका आंसर है भाई तीनों केस में वर्क डन इक्वल है और इट इज इक्वल टू टेंड्स टू जीरो। क्यों, क्योंकि यहां पर जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल 1 पर है। पोटेंशियल एट 1 माइनस पोटेंशियल एट ए, जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो। यहां पर जितना पोटेंशियल उतना यहां पर जितना पोटेंशियल उतना यहां पर। सो इस तरह से नेट वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है बच्चों। आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी है और आज वाले लेक्चर की जो नोट है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के नोट्स है, जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई है वो आपको खुद अभी देने वाला हूं। तो आज सिर्फ इतना सा काम है, बस लेक्चर को ध्यान से सुनना और कंसेप्चुअल्स पर थोड़ा सा वर्क करना। मैं कुछ कंसेप्चुअल्स भी भेज दूंगा आपको और इसके नोट्स भी भेज दूंगा। अगली वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, 1 से 1.5 घंटे की रहेगी। उसमें मैं कवर करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम, फॉर 3 पार्टिकल सिस्टम और उसमें कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले और वीडियो को लाइक करना मत भूले। आज क्विज क्वेश्चन नहीं है, बस आज आप ये बताओ कि आपको आज वाला कंसेप्ट समझ आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताओ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।